हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में उसके आउटर कवरिंग की। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हैं आउटर कवरिंग्स, देन साइटोप्लाज्म, कवरिंग्स के अंदर बीच में जेनेटिक मटेरियल एंड देन उसके अपेंडेजेस। अब आउटर कवरिंग्स में यहाँ पर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ अब आप बोलोगे कि भाई आपने जो बेसिक सेल स्ट्रक्चर बताया था उसमें आपने कहा था कि भाई एक सेल होती है, ये एक सेल है, इसमें ये आउटर कवरिंग है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। बेसिकली हमने इसी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। वो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लेयर्स क्यों मिलती हैं? ये देखो, बैक्टीरिया एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, ये बैक्टीरियल सेल है, 3D फिगर है। बैक्टीरिया एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ठीक है। दूसरा, कभी कभी हार्श भी हो सकता है और मे बी हार्श समटाइम। हार्श में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ना, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। व्हाट डज इट मीन? ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो सोचो, जरा सा एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा तो इस पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी तो डेथ हो जाएगी तुरंत। तो नेचर ने इसको इस चेंज से बचाने के लिए ना, अपने एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए इसको 2 एक्स्ट्रा लेयर दिए हुए हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स और सेल वॉल। जो कि ये जो सीक्वेंस लिखा है बाहर से अंदर की तरफ है, मतलब सबसे बाहर क्या होगा, ये फिगर में आप देखो, ये है कैप्सूल या ग्लाइकोकैलेक्स, एक ही बात है। फिर बीच में ये रहा, फिर सेल वॉल है, ठीक है, सेकेंड लेयर दिस वन, एंड उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बात करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स की। तो ग्लाइकोकैलेक्स क्या है? जैसे कि अभी स्ट्रक्चर में देखा आपने, आउटर मोस्ट कवरिंग है। और एक चीज, चाहे वो आपका ग्लाइकोकैलेक्स हो या सेल वॉल, इसके जो भी ये बाहर से डिपॉजिट नहीं होते हैं। ये कहाँ से ये डिपॉजिट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में ये इनके कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ इसके कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर सिक्रीट किए जाते हैं और ये फिर ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिपॉजिट होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये बाहर से डिपॉजिट नहीं होते, चाहे वो ग्लाइकोकैलेक्स हो चाहे वो सेल वॉल हो, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलेक्स क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटोप्लास्ट से सिक्रीट होती है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? एक कंप्लीट सेल में से अगर मैं सेल वॉल माइनस कर दूं तो ये बनता है आपका प्रोटोप्लास्ट। मतलब इट इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन शॉर्ट। और ग्लाइकोकैलेक्स डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? सेल वॉल के ऊपर, बाहर की तरफ, क्लियर। अब इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स को इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम इसे कहेंगे स्लाइम लेयर या हम इसे कहेंगे कैप्सूल। स्लाइम लेयर हम लोग कहते हैं, स्लाइम माने क्या होता है? चिपचिपा, जैसे आजकल बच्चों के टॉयज में भी आता है ना स्लाइम। तो कैसा लेयर है ये? चिपचिपा सा, म्यूसिल जिलेटिनस लेयर है, लूज जिलेटिनस कवरिंग, ठीक है। ये जिलेटिनस होती है ना, ये वाटर लविंग है, वाटर लविंग, या मैं कहूँ ये हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में, हाइड्रोफिलिक। इससे क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या होगा? ये सॉफ्ट बने रहेगी, ठीक है। इसमें मॉइस्चर रहेगा तो सेल को डेसिकेशन से बचाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड हेंस प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन समझते हो? माने ड्राई अप हो जाना,
ड्राई अप हो जाना, बीइंग ड्राई अप। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाती है। ड्राई होने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। क्लियर। अगर इसके कॉम्पोजिशन की मैं बात करूं तो स्लाइम लेयर में मिलता है आपको पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है कि वाटर लविंग होते हैं। तो स्लाइम लेयर पूरी तरह से किसकी बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये मिलेगी किस बैक्टीरिया में, ये मिलेगी उस बैक्टीरिया में जो कि आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, प्रेजेंट इन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिनको हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हम दूसरा नाम भी देते हैं नॉन विरुलेंट, नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है। अब आप कहोगे ये इसका क्या मतलब हुआ, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब क्या है, वो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा है। डिजीज कॉज क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो हमारे सिस्टम में एंटर कर रहा है हमारी बॉडी उसको किल कर दे रही है। तो ये जो स्लाइम लेयर होती है ना, ये हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है और बैक्टीरिया को इजिली फेगोसाइटोस करके खत्म कर देती है। तो जिन बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, जनरली वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक, वो हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम उसे किल कर देता है। अब अगर इस स्लाइम लेयर में अगर मैं थोड़े से अमीनो एसिड्स ऐड कर दूं, मतलब स्लाइम लेयर, एक मिनट, स्लाइम लेयर में थोड़े से मैं अमीनो एसिड ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्लाइम लेयर, यानी कि यहाँ स्लाइम लेयर में क्या था, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर क्या बना देते हैं, कैप्सूल। यानी कैप्सूल क्या है, स्लाइम लेयर वाले ही कॉम्पोजिशन में बस थोड़े से अमीनो एसिड ऐड हो गए हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकम्स हार्ड एंड थिक। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस जो हमारी बॉडी है इसको फेगोसाइटोस नहीं कर पाती है। ठीक है, कांट बी फेगोसाइटोस्ड, हेंस कैन कॉज डिजीज। यानी कि ये किस में प्रेजेंट होती है, कैप्सूल, प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और इनका दूसरा नाम है विरुलेंट बैक्टीरिया। तो आई होप आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल दो पार्ट में डिवाइड किया है। स्लाइम लेयर हम कब कह रहे हैं, जब ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि होते हैं वाटर लविंग, एंड बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना है, ये एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या होगा, स्लाइम फॉर्मेशन कर देगा, जिलेटिन जैसा का कवरिंग हो जाएगा। तो उसका क्या फायदा है, बैक्टीरिया को मॉइस्चर मिल जाएगा, वो बाहर अगर ड्राइनेस है तो ड्राइनेस से उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, प्लस ये बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम इनको इजिली फेगोसाइटोस करके किल कर देता है। ठीक है, दूसरा, अगर इसी पॉलीसेकेराइड के साथ थोड़े से अमीनो एसिड ऐड कर दिए जाएं, यानी कि प्रोटीन कंपोनेंट ऐड हो जाता है, तो ये हार्ड लेयर बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल का क्या काम है, ये फेगोसाइटोस होने से रोकता है बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया क्या होंगे, डिजीज कॉज कर पाएंगे। यानी कि ये किसमें प्रेजेंट होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। ठीक है, so this is all about your glycocalyx. Now come to the cell wall. सेल वॉल क्या है, मिडिल लेयर है, रिजिड कवरिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजिड कवरिंग का मतलब क्या है, ये
सेल को शेप देने का काम करेगा, बिकॉज ये इसका रिजिड स्ट्रक्चर है। मेन फंक्शन इसका क्या है? सेल को शेप देना, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत, मैंने कहा ना, माइक्रोस्कोपिक है, आंख से दिख भी नहीं रहा है, और हम बैक्टीरिया के शेप को पढ़ते हैं, तो शेप कैसे मेंटेन हो रहा है बैक्टीरिया का? बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। दूसरा काम क्या है? इसको एनवायरमेंट में होने वाले ऑस्मोटिक चेंजेस से प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करना। आप कहोगे कैसे? मान लो ऑस्मोटिक चेंजेस का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल है कि आप एक किशमिश को पानी में रख दीजिए, तो क्या होगा? किशमिश स्वेल कर जाएगी, रेजिन स्वेल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेजिन के अंदर क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, बाहर पानी कैसा है? डाइल्यूट। तो डिफ्यूजन हो जाएगा पानी का, बाहर से अंदर की ऑस्मोसिस हो जाएगी, नॉट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? वाटर की टेंडेंसी होती है डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाने की। ऑब्वियसली रेजिन में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, पानी अंदर जाएगा, रेजिन स्वेल कर जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? कि आप रेजिन को या किसी सेल को सॉल्ट सोल्यूशन में रख दीजिए, तो सेल श्रिंक कर जाएगी। क्यों? सॉल्ट सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, वाटर बाहर एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के साथ क्या है? बैक्टीरिया भी एक सेल है, तो बैक्टीरिया को एक्सॉस्मोसिस या एंडोस्मोसिस के थ्रू होने वाले जो चेंजेस हैं, यानी बैक्टीरियल सेल या तो बर्स्ट हो सकती है ऑस्मोटिक चेंजेस के थ्रू, मतलब दो कंडीशन हो सकती हैं, में बर्स्ट ड्यू टू एंडोस्मोसिस और में कोलैप्स ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस। तो इन दोनों सिचुएशन से बचाने के लिए सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करती है कि बैक्टीरियल सेल ना तो बर्स्ट हो पाए ना ही कोलैप्स हो पाए। क्लियर? तो सेल वॉल का मेन फंक्शन यही होता है, या प्लांट सेल में पढ़ोगे वहां भी इसका यही फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। केमिकली हम सेल वॉल को बताते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो मीन्स ये वर्ड आया है पेप्टाइड से। पेप्टाइड माने प्रोटीन के शॉर्ट चेन्स होती है जिनको हम पेप्टाइड कहते हैं। और ग्लाइकन वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्लाइकन वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि हमारी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी है। बहुत क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन्स हैं? पेप्टाइड्स। और कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं यहाँ पे? पॉलीसेकेराइड्स होंगे, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक कि पेप्टिडोग्लाइकन, ये बेसिकली दो यहाँ पे मतलब कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज हैं। एक है, वेट अ मिनट, एक है नैक और दूसरा है नैम, ठीक है। नैग इज द एब्रिविएशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड and NAM is the abbreviation of N-acetyl muramic acid. क्लियर? तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सब इजी हैं क्वेश्चंस। मतलब नैप को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ एक रेड डॉट से, और नैम को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम एक ब्लू डॉट से। तो क्या होता है, जैसे एक मोतियों की माला होती है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आप समझो कि नैग, नैम, देन अगेन नैग, देन नैम, देन नैग, मतलब ये ऑल्टरनेट आ गए, ठीक है। और ऑल्टरनेट आने के बाद अब ये दोनों आपस में, जैसे ये मोती हैं, मोतियों को जोड़ने के लिए एक धागा चाहिए, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। ये बीटा मैं लिख रही हूँ, बीटा का मतलब बताती हूँ अभी यहाँ पे। ये है आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अभी याद कर लो कौन सा बॉन्ड है, इसको डिटेल में बात करेंगे जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये नैग और नैम रेजिड्यूज जो होते हैं वो आपस में एक बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। किस बॉन्ड से? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और इस तरीके से ये एक चेन बन जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसी ही एक चेन और आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर
बस एक ये डिफरेंस होता है कि ऑल्टरनेट आते हैं। अब यहाँ पर नैम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नैग आ जाएगा, अगेन यहाँ नैग आ जाएगा और यहाँ नैम आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे बीटा लिंक से जुड़े हुए हैं। अब देखो, सेल वॉल होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक शीट है ना, कवर किया हुआ है पूरे बैक्टीरिया को बाहर से, लेकिन ये है चेन्स, ठीक है, ये सब क्या है, चेन्स। फिर चेन क्या होती है, पैरेलली अरेंज होगी जैसे मैंने ये दिखा रखा है, और ये फिर आपस में बॉन्डिंग करके क्रॉस लिंकेज होगा इनमें, और ये आपस में जुड़ जुड़ के इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी, तो क्रॉस लिंकिंग के लिए क्या होता है, ये जो आपका नैम रेजिड्यू होता है, नैम याद रखना, नाम से नैम याद रखो, जो नैम रेजिड्यू है ना, ये ब्लू वाला, इसमें एक टेट्रापेप्टाइड साइड चेन रहती है, यहाँ पे हैंग हो रही होती है ये, ठीक है, ऐसे समझ लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से ये टेट्रापेप्टाइड यहाँ पे हैंग हो रहा है, क्लियर, सभी नैम रेजिड्यूज से। अब ये टेट्रापेप्टाइड क्या करेगा, ये क्रॉस लिंकिंग करेगा। क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी ऐसे, इसका थर्ड इसका फोर्थ, और इसका सॉरी इसका थर्ड इसका फोर्थ, इसका थर्ड इसका फोर्थ, ये थर्ड ये फोर्थ, ये थर्ड ये फोर्थ, ये थर्ड ये फोर्थ, ये थर्ड ये फोर्थ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस लिंकिंग होते चले जा रही है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनता चला जाएगा। और ऐसे मल्टी लेयर्स, मतलब इसके नीचे एक और होगा, एक लेयर, ठीक है, उसके नीचे भी एक लेयर रहेगी, तो ये मल्टी लेयर हो जाएगा ये, आई कैन राइट हियर मल्टी लेयर्ड, 3 4 5 6 लेयर हो सकती हैं, काफी थिक मोटा स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है, लाइक ऐसे। ऐसे मान लो, तो ये मल्टी लेयर थिक है, ये मैंने जो बनाया है ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेप्टिडोग्लाइकन में केमिकली ये मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं। फिर से देख लो, नैग और नैम रेजिड्यूज ऑल्टरनेट जुड़ते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फिर दो चेन जो पैरेलल अरेंज हुई, उनके बीच में जो नैम रेजिड्यूज है ना, उनसे एक टेट्रापेप्टाइड यानी 4 अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस हैंग हो रहा है। ये अमीनो एसिड्स अपने एडजेसेंट नैम रेजिड्यूज के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक क्रॉस लिंकिंग करते हैं, ये क्रॉस लिंकेज है, क्रॉस लिंकेज। और इस तरीके से ये पैरेलली जुड़ते चले जाते हैं और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट पर। तो मैंने बताया कि ग्लाइकन बैकबोन है, नैग और नैम रेजिड्यूज जो कि ऑल्टरनेटिवली बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और नैम रेजिड्यू से टेट्रापेप्टाइड साइड चेन बनी है जो कि हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। इसको अभी यहीं रोकते हैं। हुआ क्या कि बैक्टीरिया क्योंकि विजिबल नहीं होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखने के लिए इनको कलर करने की जरूरत पड़ी। तो सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के जो साइंटिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी बैक्टीरिया को स्टेन करने की, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ये टेक्निक बेसिकली बैक्टीरिया के सेल वॉल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होती है, सेल वॉल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ये बेस्ड होती है, और ये उसी बेसिस पर हम बैक्टीरिया को अगेन डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले टेक्निक देख लेते हैं क्या है। ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक में सबसे पहले मिनट
सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल का स्मीयर बना लेंगे, स्मीयर ऑन अ स्लाइड। ठीक है, अब ये स्मीयर जो है इस पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट जिसको हम ग्राम स्टेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर का डाई होता है। तो ये स्मीयर क्या होगी, क्रिस्टल वॉयलेट हमने इसमें ऐड अप किया, फिर हमने इसमें ऐड किया आयोडीन, जिसको हम ग्राम आयोडीन भी कहते हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन ने मिलकर क्रिस्टल बना लिए, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था ये ट्रैप हो गया सेल वॉल में। ठीक है, ट्रैप इन सेल वॉल। तो सारी हमको क्या दिखेंगी, पर्पल कलर की सेल्स दिखेंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, ऐड वाटर, वॉश करना है, ऐड भी नहीं वॉश करना है, वॉश विद वाटर, ऐड अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को भी डिस्टर्ब करता है। इसमें होल्स बन जाते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में। तो क्या होगा, कुछ सेल्स में से क्या हुआ, क्रिस्टल वॉयलेट अल्कोहल ऐड करने के बाद, अभी मैं इसको डिस्क्राइब बाद में करती हूँ, अल्कोहल ऐड कर दिया, उसको रिमूव किया, हमें दो तरीके के सेल्स मिले। एक तो थे पर्पल कलर के, पर्पल कलर सेल एंड कलरलेस। वेट अ मिनट, कलरलेस सेल, दो तरह के हमें सेल मिले। तो जो पर्पल कलर के सेल थे उनको हमने कहा ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस सेल थे उन्हें हमने कहा ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब कलरलेस सेल को भी विजिबल करना था, इन्होंने एडअप कर दिया सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन रेड कलर डाई है, उसने इसको क्या दिया, गिव्स रेड कलर। ठीक है, तो नेगेटिव सेल्स जो थी वो रेड कलर से स्टेन हो गई, जबकि यहां पर सेफ्रेनिन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां पर अगर आप सेफ्रेनिन ऐड करोगे, नो कलर चेंज, पर्पल थी पर्पल ही रहेगी। समझ में आया, क्या किया हमने, सबसे पहले स्मेयर बना के इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई ऐड की, जिसको हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं, प्लस उसमें हमने डाला आयोडीन। तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन जो थी वो एक कॉम्प्लेक्स बन गया और ये ट्रैप हो गया आपके सेल वॉल में। ठीक है, इसके बाद आपने इसको वाटर से वॉश किया और अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल ने क्या किया, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, जो कुछ सेल्स में से ये जो कॉम्प्लेक्स बना था क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये वॉश आउट हो गया और हमें कलरलेस सेल देखने को मिली, जिन्हें हमने कहा ग्राम नेगेटिव सेल। जबकि कुछ सेल्स में क्या था, ये एडअप रहा, ये रिमूव नहीं हुआ, पर्पल कलर की सेल्स हमें ऐसा देखने को मिली जिन्हें हमने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कलरलेस सेल को वापस देखने के लिए इन्होंने सेफ्रेनिन ऐड किया, जिससे कलर सेल जो थी वो रेड कलर की हो गई। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हुआ, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर सब जगह सेम है तो हमें दो तरह के सेल्स क्यों मिले, एक कलरलेस और एक कलरफुल सेल क्यों मिली। जब इसको रिसर्च किया गया तो इन्होंने डिटेल में स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पर आप ये देखो, ये फिगर देखो, इसको भूल जाओ, तो ग्राम स्टेनिंग का पार्ट हो गया। ये है ग्राम पॉजिटिव सेल्स, ये है ग्राम नेगेटिव सेल्स। पहली बात तो इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में चेंज था। वो क्या चेंज था, आप यहाँ पर देखो, ये ब्लू वाले नैग रेजिड्यू, ऑरेंज वाले नैम रेजिड्यू। नैम रेजिड्यू से देखो आप 4 पेप्टाइड, 1 2 3 4 पेप्टाइड ये साइड चेन है। ऑल्टरनेट मतलब जो एडजेसेंट हमारी जो चेन थी
वो यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेंटापेप्टाइड चेन के थ्रू हो रही है। ध्यान रखो, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, जहां पर हमें पर्पल कलर के बैक्टीरिया मिले, वहां पर लिंकिंग जो क्रॉस लिंकिंग हो रही थी वो किससे हो रही थी? पेंटापेप्टाइड से हो रही थी। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया in gram positive bacteria cross linking occur through pentapeptide molecule। जबकि ग्राम नेगेटिव में देखो, यहां पर आप देखो, ये अगेन 1 2 3 4 ये 4 टेट्रापेप्टाइड हैं, ये 4 टेट्रापेप्टाइड है, इनके बीच ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, ये खुद इस पेप्टाइड के जो अमीनो एसिड्स है ना, इनके बीच में लिंकिंग हो रही है। इनके साथ कोई भी पेंटापेप्टाइड या कोई अदर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। यानी कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये वीक बॉन्ड है, ये इजीली डिस्टर्ब हो सकता है, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इजीली डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यही एक रीजन था कि जब हमने अल्कोहल डाला, ठीक है, तो वेट अ मिनट, एक चीज और, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें एक आउटर वॉल भी देखने को मिलती है, आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं, अल्कोहल जो होता है इस लेयर को डिस्टर्ब कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो क्रिस्टल वॉयलेट के जो और आयोडीन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे ना, ये वॉश आउट हो गया, ये निकल गया, यहाँ से पोर्स बन गए इसमें, ठीक है। जबकि यहाँ आप ग्राम पॉजिटिव में देखो, यहाँ कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ट्रैप हो गए थे मॉलिक्यूल्स, ये ट्रैप ही रहे, यहाँ पोर्स की फॉर्मेशन ही नहीं हुई, अल्कोहल का असर नहीं हुआ। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसीलिए हमें पर्पल कलर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग एक तो स्ट्रॉन्ग है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर डिस्टर्ब नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो अल्कोहल की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन होती है, देख रहे हो आप, केवल 2 लेयर्स मिल रही है, यहाँ पर 1 2 3 लेयर्स मिल रही है। तो ये भी एक रीजन है कि ग्राम स्टेन जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होल्ड नहीं कर पाता है, वो उसको कलरलेस कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि हमारी जो नैग और नैम रेजिड्यूज की जो चेन्स हैं, वो आपके क्रॉस लिंकिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है। क्रॉस लिंकिंग इंपॉर्टेंट, और यहीं पर क्वेश्चन बनता है। ग्राम पॉजिटिव में एक पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल रहेगा जो इसको बॉन्ड बनाएगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये जो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये थर्ड वाला जो अमीनो एसिड है, ये अपने एडजेसेंट वाले उसके फोर्थ अमीनो एसिड से बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर पेंटापेप्टाइड आके बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सेल वॉल का, बैक्टीरियल सेल वॉल का, जिसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। आई होप समझ में आया होगा आपको। नाउ द लास्ट इज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको जब भी एक बेसिक आइडिया दे रही थी तब भी बताया था मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड क्या है इसका? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जबकि प्रोटीन क्या है इसका? फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। मतलब ये देखो आप, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक हेड होती है और 2 टेल होती है इसमें। हेड जो होता है फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप वाटर लविंग है, और जबकि टेल्स हैं हाइड्रोकार्बन की बनी होती हैं। ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हाइड्रोफिलिक,
ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ वाटर है, वेट अ मिनट, यहाँ वाटर प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, तो ये जो टेल है, ये जो टेल है, ये क्योंकि वाटर हीटिंग है, ये अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है और ये बाइलेयर बन जाती है, बाइलेयर, ठीक है, अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, और जबकि एक्सटीरियर हमारे हेड्स जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं। इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। बीच बीच में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये चैनल प्रोटीन्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है, ये काम, क्योंकि हमारा सेल इंटीरियर क्या है, हाइड्रोफोबिक, लेकिन यहाँ से वाटर भी जाना है अंदर, आयंस भी जाने हैं, तो वो इस लेयर से क्रॉस नहीं हो सकते, तो उसके लिए ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स या आयंस क्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहां बता दूंगी, स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो अगेन इसकी लोकेशन क्या है, सिचुएटेड जस्ट इंटरनल टू सेल वॉल, थिन है, इलास्टिक है, डिफरेंशियली परमेबल है। डिफरेंशियली परमेबल का मतलब क्या होता है, अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल इससे पास हो जाएगा, जिसको ये अलाउ करेगी केवल वही पास होगा। फंक्शन क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसके फंक्शन देख लेते हैं। पहला, ये डिफरेंशियली परमेबल है, डिफरेंशियली परमेबल site for most of the anabolic and catabolic pathways, ठीक है। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट possess respiratory enzyme, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो इस मेम्ब्रेन पर ही मिलते हैं ऑन इट्स इंटरनल सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है आपका नीट के लिए। रेस्पिरेटरी एंजाइम इन केस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ ऐड कर देते हैं, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो काम हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है बेसिकली, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सो एंजाइम्स होते हैं, एक्सो एंजाइम्स जो कि इसकी आउटर सरफेस पे लगे रहते हैं, एक्सो एंजाइम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, और ये क्या काम करते हैं, कैटालाइज डाइजेशन ऑफ insoluble molecules, वो मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े साइज में जिनको अंदर आना है तो उसका डाइजेशन वहीं पर करा देते हैं, उसके बाद ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं इसके इंटरनल सरफेस पे और एक्सो एंजाइम्स मिलते हैं इसके आउटर सरफेस पे, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर कवरिंग्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेरी है अपनी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा एक कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको लास्ट में सेंड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर जाना चाहता है तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay safe, stay healthy, and keep studying. Goodbye and thank you.